जय हिंद प्यारे बच्चों, क्लियर डाउट्स चैनल में मैं मनीष अग्रवाल फिर से आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम लोगों ने कल क्लास 9th में लॉज ऑफ मोशन चैप्टर शुरू किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। आज हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मोमेंटम, है ना। मोमेंटम क्या होता है, उसको कैसे डिराइव करते हैं, और साथ में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं बेटा मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम को इन जनरल आप लोग बोल सकते हो इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, यानी कि जो फोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका किसी ऑब्जेक्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या मोमेंटम होता है, और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंटम बेटा ना ये दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। क्या क्या ये डिपेंड करता है बेटा? दो फैक्टर, एक मास और एक वेलोसिटी। यानी कि मोमेंटम या इम्पैक्ट दो फैक्टर्स पर डिपेंड होने वाला। ये क्वेश्चन भी है कि मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, तो बेटा मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आखिर कैसे समझ में आएगा मास और वेलोसिटी, तो हम कुछ एग्जांपल से कवर करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस कंसीडर वेयर वी विल फायर अ बुलेट टुवर्ड्स द वॉल। हम लोग क्या करते हैं बेटा कि एग्जांपल देखते हैं। एक बुलेट फायर किया गया है वॉल की तरफ, यहाँ देखिएगा ठीक से। ये देखिए एक बुलेट फायर किया गया और यहाँ देखिए, यहाँ पे इस बुलेट ने इस वॉल को कर दिया पेनिट्रेट, इस वॉल में कर दिया होल। ठीक है, बुलेट विल पेनिट्रेट द वॉल। आखिर इस बुलेट ने, एक छोटा सा बुलेट इतने तगड़े दीवार में होल कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया इसमें। आखिर हुआ कैसे, क्यों बेटा? बिकॉज क्यों? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज मोर, हेंस मोमेंटम इज मोर। यानी कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बुलेट स्पीड्स जो है ना, बुलेट का जो गन से फायर किया बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही तेज़ था, और दैट इज़ द रीज़न कि उस बुलेट ने इसमें होल कर दिया। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि बेटा ये जो बुलेट ना इतना इम्पैक्ट छोड़ा है, इम्पैक्ट मतलब मोमेंटम जो छोड़ा है, इम्पैक्ट छोड़ा है, वो क्यों छोड़ा है? क्योंकि इस बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो ऑब्वियसली इसका जो मोमेंटम ज़्यादा मिला, प्रभाव ज़्यादा क्यों मिला? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी। तो ऑब्वियसली हम एक चीज़ समझ गए कि बुलेट का वेलोसिटी ज़्यादा था, इसलिए इसने ज़्यादा मोमेंटम रिलीज किया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा बेटा? वेलोसिटी के ऊपर। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारा जो मोमेंटम है बेटा वो किस पे क्लियर होने वाला है? वेलोसिटी के ऊपर। अब बात होती है मास की। एक और देखिए, अगर सेम इसी चीज़ को समझिए कि अगर हम लोग बेटा बुलेट को सिंपली हमने हाथ से फेंका, तो बताओ बेटा क्या ये दीवार को इसमें होल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बुलेट वही था, लेकिन बुलेट का मास भी वही है, लेकिन बुलेट की स्पीड बहुत कम है। जब गन से फायर्ड होगा तो उस समय की स्पीड और इस समय की वेलोसिटी दोनों में बहुत अंतर था। इसीलिए बेटा क्या हुआ? बुलेट ने इस दीवार को पेनिट्रेट नहीं किया। तो इसलिए बुलेट किसी पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पर। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे हम लोग कवर करते हैं, मास की बात करते हैं। तो इसका आंसर ये है बेटा, द स्पीड ऑफ द बुलेट इज वेरी लेस। क्योंकि बुलेट की स्पीड बहुत कम थी, इसीलिए यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं हुआ। उस केस में क्या था बेटा? बुलेट की स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए उसने पेनिट्रेट कर दिया। दैट मीन्स इम्पैक्ट मोमेंटम इज लेस। किस केस में? जब हमने हाथ से फेंका था तो मोमेंटम क्या होगा? कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा मास के लिए। ओके, फिर से वॉल लेते हैं। ये एक साइकिलिस्ट है बेटा, देखिए, इफ अ साइकिल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड हिट द वॉल। एक बच्चा साइकिल चला के आया और उसकी स्पीड कितना यहाँ पे? 40 मीटर पर सेकेंड। इसने किया, वॉल को दिया धक्का, मारा। तो बताइए क्या इस केस में दीवार टूट जाएगा क्या? वॉल के अंदर कोई होल हो जाएगा या वॉल को तोड़ेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। इसमें हो सकता है इस बच्चे को बेचारी चोट लग जाए, लेकिन वॉल को कुछ नुकसान नहीं पहुँचने वाला। ठीक है, क्या ब्रेक होगा बेटा वॉल? ऑब्वियसली नो, ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए सेम ट्रक सेम स्पीड, यहाँ पे वेलोसिटी हमने सेम रखी है बेटा 40 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज है। यहाँ पे क्या है? ट्रक है ये। अगर यहाँ पे एक ट्रक अगर 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस वॉल को धक्का मारेगा तो क्या वॉल बचेगा? ऑब्वियसली नॉट, वॉल ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने वेलोसिटी तो सेम डाली थी, चेंज क्या हो गया बेटा? मास चेंज हो गया। वहाँ पे जो साइकिलिस्ट था उसका मास कम था, यहाँ पे ट्रक का मास उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इम्पैक्ट बदल गया ना, उसमें उसने क्या इम्पैक्ट छोड़ा? वहाँ मोमेंटम आपको मिला ही नहीं, चेंज नहीं हुआ। यहाँ इसने वॉल ब्रेक कर दिया। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो बेटा?
कि चूंकि मास ऑफ ट्रक इज मोर दैट हिंस इम्पैक्ट इज मोर, मतलब जो मोमेंटम है बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे भी डिपेंड कर रहा है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं द इफेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंड्स बोथ ऑन मास ऑफ द फॉर्मर एंड इट्स वेलोसिटी। यानी कि मोमेंटम इसीलिए हम बोलते हैं बेटा किसी एक पे डिपेंड नहीं करता, वो मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों एग्जांपल्स को याद रखिए, आप इन दोनों एग्जांपल्स से समझा सकते हैं कि कैसे डिपेंड करता है। चलिए, तो मोमेंटम का बेटा सिंबल होता है P, शॉर्ट इसको P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। जैसा हमने अभी देखा था एग्जांपल से कि ऑब्वियसली जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना होगा और उसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट या मोमेंटम नजर आएगा। तो इसीलिए इसको डिफाइन किया गया है कि मोमेंटम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी फॉर्मूला में। और इन सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल, मोमेंटम का सिंबल होता है P, इसका सिंबल क्या होता है बेटा M, और इसका क्या होता है V। क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू M इंटू V, या सिंपल क्या बोलेंगे P इज इक्वल टू M V। इसको नोट कर लिए, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। P इज इक्वल टू M V किसका, मोमेंटम का। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम या इम्पैक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी निकालिए, इसका मोमेंटम निकल जाएगा। ओके, मोमेंटम बेटा अब क्या है, चूंकि हमने बार बार बात किया वेलोसिटी है, तो इसलिए वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके अंदर डायरेक्शन हमेशा इंक्लूड होता है। तो याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और वेलोसिटी भी है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसलिए मोमेंटम क्या होगा बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें बेटा, तो इसका जो यूनिट होता है, अब देखिए यूनिट निकालने के मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, मास। अगर आपको मास और वेलोसिटी का यूनिट पता हो तो देखिए मास का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, मास केजी में निकाला था ना, तो मास का होता है केजी। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ना, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, ये किसका ऐसा यूनिट हो जाएगा बेटा, ये ऐसा यूनिट है किसका, मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर MKS यूनिट या CGS यूनिट की बात करें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में, तो बस ठीक है, केजी से क्या हो जाएगा बेटा ग्राम, और मीटर का मतलब हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि CGS में क्या लिखेंगे इसको, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस डिफरेंस यही है, ये हमारे एक ऐसा यूनिट में है या MKS में, और ये बेटा CGS है। ऐसा यूनिट MKS मतलब मीटर किलो सेकेंड्स, और यहाँ पे बेटा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स। अब इसलिए हमको ज़रूरत पड़ना है ऐसा यूनिट्स की, तो हमको इस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को। और यूनिट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, देखो मास का यूनिट केजी होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसको कंबाइन कर दीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा किसका, मोमेंटम का ऐसा यूनिट। तो ये हमारा मोमेंटम था। चलिए अब इससे कुछ क्वेश्चन है बेटा, जैसे क्वेश्चन दिया गया, इट इज ईजी टू स्टॉप अ टेनिस बॉल देन अ क्रिकेट बॉल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। एक टेनिस बॉल, जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बता टेनिस बॉल हल्का होता है आपको पता है, जबकि क्रिकेट बॉल जो डिविज का बॉल होता है काफ़ी भारी होता है। तो यहीं पे क्वेश्चन है कि बेटा टेनिस बॉल को रोकना आसान होता है, जो वो डिविज बॉल को रोकना मुश्किल होता है सेम वेलोसिटी के साथ भी। तो ऐसा क्यों होता है, तो अब इसलिए यहाँ पर बात किसका है, आपको समझ में आ रहा होगा कि बेटा ये टेनिस बॉल होता है और ये आपका क्रिकेट बॉल है। अब देखो टेनिस बॉल का जो मास है इस बॉल से काफ़ी कम होता है, चूँकि और हमको पता है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो चूँकि इस बॉल का मास ज़्यादा है तो बेटा क्या होगा, मोमेंटम इसका ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ टेनिस बॉल। देखिए क्या है मोमेंटम, कैसे आंसर लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास वेल एज इट वेलोसिटी एज वी सी। क्रिकेट बॉल क्या है बेटा, यहाँ पे ज़्यादा हेवी है किससे, टेनिस बॉल से। क्रिकेट बॉल इज मोर हैवी दैन ए टेनिस बॉल ऑल्दो दे आर थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी, जबकि वो सेम वेलोसिटी के साथ किया गया। सो क्रिकेट बॉल हैज मोर मोमेंटम दैन अ टेनिस बॉल, इसीलिए क्रिकेट बॉल का मोमेंटम ज़्यादा होगा किससे, टेनिस बॉल की तुलना में। इसीलिए हम बोल सकते हैं बेटा कि हेंस मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ क्रिकेट बॉल दैन अ टेनिस बॉल। इसीलिए हमको क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की जरूरत होगी किससे, टेनिस बॉल की तुलना में। तो यहाँ पर फैक्टर सीधा सीधी क्या है बेटा, इसका मास, चूँकि वेलोसिटी तो हमने सेम रखी है तो मास फैक्टर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मोमेंटम, मास एज वेल एज वेलोसिटी दोनों फैक्टर आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका NCERT का डायरेक्टली क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखिएगा। चलिए अब इसी मोमेंटम के बेस पे
हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉज ऑफ मोशन कवर करना है, ठीक है, और साथ में इसको डिरिवेशन भी इसका करना है। तो चलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, एक साइकिलिस्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी बेटी, 0 मीटर पर सेकेंड। इसने यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से 0 से 50 सेकेंड 2 मिनट में इसने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। क्या है, साइकिलिस्ट अप्लाइज फोर्स एंड रिक्वायर्स 2 मिनट्स टू रीच फ्रॉम 0 मीटर टू 50 पर सेकेंड। यानी कि इस साइकिलिस्ट को ए से बी पॉइंट तक पहुँचने में कितना समय लगा बेटा, 2 मिनट। और उसने वेलोसिटी कहाँ से क्या कर ली, 0 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस साइकिलिस्ट को इनिशियली वो स्टैटिक में था, रेस्ट में था, 0 से 50 मीटर पर सेकेंड का इम्पैक्ट या मोमेंटम फाइंड आउट करने में उसको टोटल टाइम कितना लगा, 2 मिनट का। ओके, तो अब देखिए सेम कंडीशन है बेटा, यहाँ पे एक कार है, अब इसलिए मुझे पता है कि कार की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अब बेटा ए से सेम मोमेंटम फाइंड आउट करने में, इसको सेम चीज़ फाइंड आउट करने में 50 मीटर पर सेकेंड मात्र 30 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक, क्यों, बिकॉज द इंजन ऑफ द कार एक्सर्ट्स ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्योंकि यहाँ पे जो कार का इंजन है उसके पास फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी जो वेलोसिटी थी क्या बेटा, बहुत ही ज़्यादा थी। इसलिए जब वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो उसने क्या किया, बहुत ही कम टाइम में कवर कर लिया। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या दिख रहा है कि सेम वेलोसिटी को फाइंड आउट करने में हमें क्या होगा, हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइम्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बात आ रही है, फोर्स की। क्योंकि इंजन ऑफ कार से ज़्यादा फोर्स लगा रहा था, इसलिए कम टाइम में वो इम्पैक्ट को फाइंड आउट कर लिया। सेम इम्पैक्ट फाइंड करने में ज़्यादा टाइम लगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इसका फोर्स इसकी तुलना में क्या बेटा, कम लग रहा था। इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़िए। तो यहाँ पे इसीलिए रिजल्ट क्या बेटा कि हेंस हायर द फोर्स फास्टर विल द चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इसी चीज़ को कंक्लूड किया न्यूटन्स ने, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके बढ़े और उन्होंने इसी के बेस पे दिया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इनका स्टेटमेंट क्या था बेटा कि द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जो मोमेंटम का रेट है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे अपने कंपैरेबल दिखा साइकिल और कार के अंदर, दोनों ने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, सेम मोमेंटम को फाइंड आउट किया, बट टाइम अंतर हो गया। क्यों, क्योंकि फोर्स अलग अलग था। तो सेम वही स्टेटमेंट है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जितना फोर्स लगाया गया है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया उसी के इक्वल। ये स्टेटमेंट था न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, जो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था। सेम थिंग्स यहाँ पे देखिए, कार है, सपोज कर लीजिए, अब इसको समझिएगा, इसको हम डेरिवेशन में करेंगे कि एक कार है जिसका मास हम लोग मान लेते हैं बेटा स्मॉल m है। ओके, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड। अभी ये रेस्ट में मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, u मीटर पर सेकेंड। हमें नहीं पता रेस्ट में क्या है, बट मान लेते हैं u मीटर पर सेकेंड है। ये कार मोमेंटम चलना शुरू किया बेटा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना मूव करने के लिए। तो सपोज इस पर फोर्स लगा बेटा F, ठीक, कार का मास m, इनिशियल वेलोसिटी u, हमने फोर्स कितना अप्लाई किया F। ये कार मूव करेगा, तो मूव करेगा तो बेटा कुछ टाइम लगेगा ना, तो मान लेते हैं इसको t टाइम लगा कहाँ तक पहुँचने में, फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुँचने में। जहाँ पे वो पहुँचा कहाँ तक, b पॉइंट पे, मान लेते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा वहाँ पे v है, v मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इनिशियल u मीटर सेकेंड था, फाइनल क्या बेटा v मीटर पर सेकेंड है, मास तो सेम ही रहना है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, मैं एक बार फिर से उस सीन को समझा रहा हूँ। हमने माना है कि एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास हमने क्या मान लिया, स्मॉल m। स्टार्टिंग जिस पॉइंट पे था a, उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा u मीटर पर सेकेंड। उसको पहुँचना है b पॉइंट तक, यानी कि फाइनल पॉइंट तक। b तक पहुँचने में ऑब्वियसली उसको एक ना एक फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए। हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया F इस डायरेक्शन में, और b तक वो पहुँचा, और जब पहुँचा तो उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी थी बेटा कितना, v मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि इनिशियल के लिए u यूज करते हैं, फाइनल के लिए v यूज करते हैं। हमने उसको सिंबल के फॉर्म में बस लिया है। ओके, अब चलिए, अब हम लोग बेटा इसको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देखने जा रहे हैं, डेरिवेशन देखने जा रहा है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इसको आराम से समझिएगा। देखिए मोमेंटम हमारा क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। ओके,
सेम उसी कंडीशंस जो हमारा अभी कार छोड़ा था, मैंने उसी कंडीशंस को रखा। ये ऑब्जेक्ट हमारा जब स्टार्टिंग में था बेटा, जब यहाँ पे ये कार था, ठीक है, तो हमने क्या माना था बेटा, ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में इसका मोमेंटम, यानी कि जो फर्स्ट केस था उस समय इसका मोमेंटम निकालेंगे तो बेटा क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब चाहे वह वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल हो, तो यहाँ पे जब ये स्टार्टिंग पोजीशन में बेटा, फर्स्ट पोजीशन पे है स्टार्टिंग में, या इसका स्टार्टिंग पोजीशन है इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन में बेटा वेलोसिटी कितनी है इसकी, u है ना, तो अब इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, मास तो इसका सेम है, माना है हमने क्या, स्मॉल है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एम यू, तो इसका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एम यू होगा ना बेटा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि क्या होगा बेटा, P1 इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एम यू। यू क्यों, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी है, यू। सेम है, जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा तो हम लोग मान लेते हैं इसके फाइनल मोमेंटम बेटा P2 है। ये P2 किस पॉइंट पे बेटा, P2 किस पॉइंट पे, ये ए पॉइंट के लिए है और ये बी पॉइंट फाइनली जब पहुंचा है, तो उस समय हमने क्या बेटा माना है, ये बी पॉइंट पे, सॉरी यू नहीं होगा, भी होगा, ठीक। तो हमने क्या माना बेटा, मास तो सेम है, फाइनल वेलोसिटी बस बदल गई एम भी, तो क्या हो जाएगा, एम भी, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट पे जिस समय इनिशियल वेलोसिटी हमने u मानी थी, मास सेम है, तो क्या होगा, m इंटू यू, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u, और यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे क्या होगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी। तो इसलिए सेम फॉर्मूला है, मास इंटू वेलोसिटी, P1 इक्वल टू एम यू और P2 इक्वल टू एम भी। ये हमारे दो अलग अलग मोमेंटम होंगे, दो अलग अलग पॉइंट पे, एक इनिशियल मोमेंटम और एक फाइनल मोमेंटम। ये क्या है बेटा, आपका इनिशियल मोमेंटम है स्टार्टिंग का, ये क्या है बेटा, आपका फाइनल मोमेंटम है ना, फाइनल मोमेंटम। अब देखिए हमको क्या निकालना है बेटा, न्यूटन से क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ने किसके बारे में बोला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल ना, ये जो मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, फाइनल माइनस इनिशियल, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फाइनल क्या है बेटा, ये फाइनल है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है आपका फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ये फॉर्मूला होगा ना बेटा। किसी भी चीज़ का फाइनल कैसे निकालेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करिए और टाइम से रिस्पेक्ट कर दीजिए। तो सेम थिंग है, यहाँ पे क्या होगा, फाइनल क्या है बेटा, एम भी, तो एम भी, इनिशियल क्या है, एम यू, तो एम भी माइनस एम यू बाय क्या, डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या हो गया बेटा, चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है आपका, एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे m दोनों के अंदर है, मास कॉमन है ना, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ क्या बेटा, तो मास को कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, मास अगर यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो कैसे होगा, m इंटू भी माइनस यू, और ऑब्वियसली डिवाइडेड बाई टी, तो एम भी माइनस यू बाई टी। अब देखिए ये हमको याद होगा, हमारे पास न्यूटन्स में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, क्या था बेटा, कि v माइनस यू ए टी के इक्वल होता है ना, हम जानते हैं ना। तो यहाँ पे हम एक्सीलरेशन के वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, v माइनस यू, इस एक्सीलरेशन को नीचे ला सकते हैं रेसिप्रोकल में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2। वही वैल्यू यहाँ पे लिखा गया, ये कहाँ से आया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ओके। तो हम यहाँ पे v माइनस यू बाई टी के जगह पे सिंपली क्या पुट कर सकते हैं, a कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे m और इस पूरे v माइनस यू बाई 2, यहाँ पे देखिए ये पूरे के जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, a, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए इसके जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्टली एक फॉर्मूला क्या आया बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये हमने एक वैल्यू निकाली है, डिराइव की है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है क्या, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हमको फॉर्मूला निकालना बेटा फोर्स का। हमने यहाँ पे क्या देखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब फोर्स, अब हमको न्यूटन सेकेंड लॉ याद करिए। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है बेटा, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ऑब्वियसली, यानी कि जितना मोमेंटम होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के इक्वल होगा। तो हम इसी रिलेशंस को यूज करेंगे। यूज करने के बाद क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जो हमने अभी देखा था, जो मैंने आपको बताया अभी।
तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेटा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा तो मैं इस क्वांटिटी की इक्वल नहीं कर सकता है क्या? ऑब्वियसली कर सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, चूँकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका क्या है ma, तो मैं ma किसके बराबर कर सकता हूँ बेटा? f के बराबर ना, फोर्स के बराबर। तो सेम एज हमने किया ma इक्वल टू फोर्स या फोर्स इज इक्वल टू ma। अब देखिए यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। मैंने आपको कई बार बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि एक रिलेशन निकालूँ, मुझे ये साइन को हटाना है, तो इस साइन को मैं तभी हटा सकता हूँ जब मुझे इसकी जगह पे कोई ना कोई एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर हमें एक रिलेशन निकालना है तो मैं इस साइन को हटाऊँगा, और इस साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? एक कांस्टेंट यूज करते हैं। और ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? के। ये एक स्टैंडर्ड है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। के को बोलते हैं यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा? देखिए, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, आपको याद नहीं करनी, बस सिंपली याद रखिए कि के यहाँ पे एक कांस्टेंट है। अब देखिए, चूंकि हमने एक फार्मूला डिराइव करना है, तो कभी भी कोई फार्मूला जो डिराइव करते हैं तो वो एक यूनिट प्लेस के लिए निकाला जाता है, इकाई के लिए निकाला जाता है। चूँकि हम लोग 10, 20, 100 पे तो नहीं निकालेंगे ना। तो अगर हम लोग के की वैल्यू 1 रखें तो बताइए हमारे सामने क्वेश्चन क्या आएगा? इफ़ के इज इक्वल टू 1, हमने क्या लिया बेटा? के की वैल्यू को 1 ले लिया। तो बताइए यहाँ पे जो एफ इजकल टू क्या होगा? एफ इजकल टू के की जगह पे 1 इंटू एम ए। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल एम ए किसके बराबर? एफ के बराबर। यहाँ पे ये फोर्स क्या हो गया? मास इंटू एक्सीलरेशन। और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हमने क्या रिलेशन निकाला? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस का एक फाइनल फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास, डेरिवेशंस एफ इज इक्वल टू एम ए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से एक बार 2 बार डिराइव करिएगा। मैं एक बार दोबारा कोरिलेट करता हूँ सारी चीज़ों को, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक बार देखिए यहाँ पे दोबारा समझ लीजिए, हमने क्या बोला था। मैंने एक बार दोबारा यहाँ पे आपके लिए लिखा है कि हमने सबसे पहले क्या लिया था? एक ऑब्जेक्ट लिया था। एक ऑब्जेक्ट जैसे कार था, यहाँ पे कार इनिशियली पॉइंट ए माना था, बी माना था, है ना। इनिशियल में इसका वेलोसिटी मान लीजिए u है, मीटर पर सेकेंड है। फाइनल जब बी पे पहुँच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा? v मीटर पर सेकेंड है। इस पॉइंट को यानी कि ए से बी तक पहुँचने में, और टाइम कितना लगा? t। कार का मास क्या माना था हमने? m। अब बताओ इसमें क्या होगा बेटा? जब फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे ए पे होगा तो फर्स्ट मोमेंटम ने मान लिया था p1 है, तो ऑब्वियसली मास m और इनसे वेलोसिटी क्या था? u, तो mu। सेकेंड कंडीशंस में जब p2 मान लेते हैं मास और भी इसका माइनर मोमेंटम था, तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखा था हमने? चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा बेटा mv माइनस mu बाई t, है ना। और ये क्यों है? चूँकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इस यहाँ पे m कॉमन ले लीजिए तो क्या निकल के आएगा? v माइनस u बाई t। इस v माइनस u बाई टी की जगह पे हमने क्या किया था? एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी थी और वहीं से रिलेशन निकाला है जो यहाँ पे लिखा गया बेटा। ठीक है, और यहाँ पे के एम ए फाइनल डेरिवेशन हो गया। तो इस तरीके से मोमेंटम का ये डेरिवेशन था। इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए पहली बार आया है तो ऑब्वियसली थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आई होप जैसे मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। तो इसको प्रैक्टिस करिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा मोमेंटम हो गया बेटा क्लियर। ठीक है, मोमेंटम का टॉपिक कवर्ड हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा फोर्स, यूनिट्स और थोड़ा सा डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम के बारे में। उसी टॉपिक्स को आगे थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेटा फोर्स एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स? फोर्स में क्या दोनों चीज़ें होती हैं क्या? ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जब हम किसी भी चीज़ को मैं इसी को अगर पुश करूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली फोर्स सिर्फ ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड है, वहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक निश्चित डायरेक्शन की बात होगी। तो जब डायरेक्शन की बात होगी तो ऑब्वियसली वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ये आपको ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में बताया गया, ठीक है। और बेटा फोर्स का हमने एक फॉर्मूला देखा बेटा, क्या? F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा इक्वेशन था। m क्या है? मास। ए क्या है? एक्सेलरेशन। एंड इसकी यूनिट की बात करें तो ऑब्वियसली यूनिट 2 टाइप से निकल सकता है बेटा, SI या MKS। तो SI यूनिट क्या होता है? इसका SI यूनिट देखिए, मास के लिए यूनिट क्या होता है बेटा? kg। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक यूनिट तो इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर पी, है ना। एक्सेलरेशन का क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको एक साथ क्या लिख सकते हैं बेटा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
ये इसका SI यूनिट होता है और इसी का इंपॉर्टेंट है इसको। एंड अगर CGS की बात करें तो ग्राम, और ये क्या हो जाएगा बेटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा न्यूटन, इसका सिंबल होता है N। तो ये न्यूटन क्या है बेटा, इसको बोलते हैं डाइन। ठीक, ये इससे भी क्वेश्चन आता है MCQ आपके कि 1, अब अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि 1 न्यूटन के वैल्यू, तो हाँ न्यूटन और डाइन को डिफिनीशन चूंकि एग्जाम से पूछा था तो समझ लीजिएगा। 1 न्यूटन क्या हो जाएगा बेटा, हमने क्या देखा था, मास किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, तो 1 न्यूटन क्या हो जाएगा बेटा, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आप ऐसे करेंगे कि जब 1 न्यूटन क्या है बेटा, 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर की जो वैल्यू होगी ना वो होगी 1 न्यूटन। ठीक है, यानी कि आप कैसे डिफाइन करोगे, द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। फिर से एक बार डिफिनीशन समझ लीजिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो फोर्स लगाया गया कितने मास पे, 1 kg पे, उसको बोलेंगे 1 न्यूटन। यानी कि 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना फोर्स लगाया गया उस फोर्स को बोलेंगे बेटा न्यूटन। यानी कि सिंपली 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सेम एज अगर मैं डाइन को डिफाइन करूँ तो 1 डाइन क्या है बेटा, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम डिफिनीशन आप यहाँ पे देखिए, द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे ग्राम आ जाएगा। डिफिनीशन सेम है, बस kg की जगह पे ग्राम, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो फोर्स का यूनिट जब आप लोग आंसर्स लिखेंगे न्यूमेरिकल्स में तो या तो आप लोग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए या डायरेक्टली न्यूटन लिख दीजिए। बस ये आपको याद होना चाहिए कि 1 न्यूटन की वैल्यू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर डाइन पूछा जाता है तो वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये दोनों यूनिट्स ध्यान रखिएगा, ये दोनों, और साथ में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होता है किसका बेटा, फोर्स का। तो ये सारे यूनिट है बेटा आपके फोर्स के। अब क्वेश्चन है बेटा कि ट्रक ऑफ मास m इज मूव्ड अंडर अ फोर्स F। एक ट्रक है जिसका मास है m और ये फोर्स होता है बेटा F। इफ द ट्रक इज देन लोडेड विथ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक। इफ द ट्रक, देखिए यहाँ पे एक ट्रक पे लोड कर दिया गया ऑब्जेक्ट जितना मास था उस ट्रक का, एंड द ड्राइविंग फोर्स इज हाफ, और जो फोर्स है ड्राइव करने का उसको हाफ कर दिया गया, देन हाउ डज एन एक्सेलरेशन चेंज। तो बेटा एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो गया, देखिए अब बेटा जब आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि हम लोग क्लास 8 से 9th कमिंग है, हमें आदत नहीं होती न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट करने की। न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करने का सबसे बेसिक्स तरीका क्या होता है बेटा कि सबसे पहले क्वेश्चंस को 1 लाइन करके रीड करिए, तोड़ के ब्रेकआउट करके रूप, और जितनी क्वांटिटी गिवन है और जितनी क्वांटिटी को निकालना है पहले उसको नोट डाउन करिए एक एक करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या है बेटा, हमारे पास यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखूँ ट्रक का मास कितना बताया गया बेटा, मास कितना है, मास है m। ठीक है, फोर्स कितना है बेटा F, और ये क्या बोल रहा है कि मास सेम ले गया लेकिन ट्रक का जो ड्राइविंग फोर्स था फोर्स को बेटा हाफ कर दिया गया। यानी कि फर्स्ट केस में अगर आप बात करो तो फर्स्ट केस में क्या किया गया बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि फोर्स होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, उल्टा कर सकते हैं ना, इसको क्रॉस कर दिए इधर लेके आ गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स बाई मास। फर्स्ट कंडीशंस में जिसमें कोई हाफ ऑफ नहीं किया गया, एक आइडियल कंडीशंस उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास के बराबर होगा। तो ये हमारे क्या है, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं सेकेंड केस में a' है, जब क्या किया गया है कि फोर्स को हाफ कर दिया गया, तो जब फोर्स F है तो हाफ करेगा तो क्या होगा बेटा F/2, और मास कितना आएगा, क्योंकि फोर्स को आधा किया गया लेकिन उस एक तो ये बेटा ट्रक का मास है और उस पर उतना ही मास का सामान भी डाल दिया गया है, तो मास कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, m मास और साथ में m मास और जोड़ दिया, तो m + m कितना होगा बेटा 2m। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो बेटा रिजल्टेंट मास क्या आएगा, देखो यहाँ पे F/2 और ये क्या बेटा आएगा 2m, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा F/4m।
ठीक है ना। तो यहीं पे लिखा गया 1/4Fm, यानी कि F/4m। अब तो ये क्या आ गया बेटा, F/4m, ये किसके बराबर आ गया बेटा, A डैश के बराबर। और तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा ये, चूँकि A इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या है, F/m है ना, यहाँ पे क्या है बेटा F/m। तो इस F के जगह पे सपोज हमने इक्वेशन 1 मान लिया, तो इस इक्वेशन को यूज करके मैं यहाँ पे F/m की जगह पे क्या करता हूँ, A की वैल्यू डाल सकता हूँ क्या। तो मैं इसको सिंपली क्या ले सकता हूँ 1/4 और F/m की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा A। तो हमारा रिलेशन क्या निकल के आया, हमारा रिलेशन क्या निकल के आया बेटा कि A डैश की वैल्यू 1/A/4 के इक्वल आ गया। यानी कि यहाँ पे हमारा फाइनल इक्वेशन निकल के आया कि A डैश इज इक्वल टू व्हाट, A/4, यानी कि ये 4 टाइम्स रिड्यूस हो गया। फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। फर्स्ट केस में बोला गया था जब ट्रक एक आइडियल कंडीशन में था क्या होगा बेटा, F/m कैसे आया था, क्योंकि फोर्स होता है बेटा m इंटू A के बराबर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकालना तो क्या हो जाएगा F/m के बराबर। ठीक, सेकेंड केस में क्या होगा बेटा कि फोर्स को हाफ कर दिया गया था, हमने क्या लिखा है F/2, और मास को डबल इन सेंस जितना ट्रक का मास था उतना ही का सामान लाद दिया गया। तो इसलिए हम लोग मास को डबल कर दिया m + m, तो क्या हो जाएगा F/2, और ये साथ में क्या होगा बेटा m + m क्या हो जाएगा 2m, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या होगा F/4m। ठीक है, और F/m के लिए यहाँ पे डायरेक्टली हमने इक्वेशन 1 जो माना था इसकी वैल्यू को डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4A। तो रिलेशन अगर कंपेयर करो तो क्या हो गया A डैश, यानी कि जो हमने सेकेंड फर्स्ट केस लिया था ये बेटा सेकेंड केस है। ठीक है, तो ये जो सेकेंड केस की वैल्यू थी बेटा ये सिंपली 1/4A के इक्वल हो जाएगा, यानी कि A/4 टाइम्स वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इसी तरीके से बेटा थोड़ा आसान करके क्वेश्चंस को बनाइएगा, कभी कोई इशू नहीं होगा। चलिए आप लोग फोर्स और मोमेंटम का डिफरेंस देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या है बेटा, फोर्स हमने क्या देखा था, एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट चेंज और टू चेंज द स्टेट ऑफ फोर्स और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। फोर्स क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है तो या तो उस ऑब्जेक्ट को कल हमने देखा था ना, उसको रेस्ट से मोशन मिल जाता था, मोशन से रेस्ट मिल जाना था, उसकी स्पीड को कम कर देना, ज़्यादा कर देना, ये सारे फैक्टर्स किसके ऊपर थे, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को जो प्रॉपर्टी को चेंज करता है वो कौन करता है, फोर्स। जबकि मोमेंटम ने क्या देखा बेटा, ये फोर्स के ऊपर डिपेंड होता है मास और वेलोसिटी पे, जबकि मोमेंटम क्या है, दैट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस है। और क्या है बेटा, इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होती है बेटी, CGS में इसका फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और CGS में डाइन, जबकि मोमेंटम का यूनिट क्या था आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, जबकि मोमेंटम क्या होता है P इक्वल टू mv, तो मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था आपका किसके अंदर, फोर्स और मोमेंटम में। तो आज हमने कवर कर लिया बेटा मोमेंटम। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, जिसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। तब तक इसके डेरिवेशंस को डिराइव करिए, अच्छे से स्टडी करिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। तो बस स्टडी चलिए, तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कवर करेंगे। तब तक बेटा अच्छे से स्टडी करते रहिए। मिलेंगे एक नए पार्ट में। जय हिंद।